Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 8 chapter 12 part 1 friction. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. So let's start chapter 12 friction part 1. फ्रिक्शन ये नाम सुनते ही वी नो दैट दिस इज ऑन अपोजिंग फोर्स. ये एक अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाला एक फोर्स है. तो फिर हमें लगता है कि ये हमेशा अपोज करता है और हमारे काम में बाधा देता है, पर ऐसा नहीं है. कभी कभी बहुत से टाइम में ये हमारे लिए बहुत लाभदायी भी है. ये हमको बहुत से काम में मदद करता है. आइए इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं how friction is helpful to us and in which cases it really depletes our energy. Okay, let's start the chapter friction. You might have seen a driver or a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. ट्रैफिक सिग्नल में आप एक ट्रक कार ड्राइवर को ऐसे स्लो डाउन होते हुए देखे होंगे. You to slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. ऐसे आप अगर बाईसाइकिल में जा रहे हैं तो ऐसे सिग्नल आने से या फिर कभी ज़रूरत होने से आप भी ब्रेक अप्लाई करते हैं जिससे साइकिल स्टॉप में आ जाता है. हैव यू एवर थॉट व्हाई ए व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड. क्या आप कभी सोचे हैं कि ये व्हीकल ऐसे स्लो डाउन होकर स्टॉप क्यों हो जाता है. नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. सिर्फ ये व्हीकल ही नहीं और सारे ये ऑब्जेक्ट्स जो कि और एक सरफेस के ऊपर मूव कर रही हैं, वो ऐसे एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं रहेगा तो फिर वो स्लो डाउन होकर स्टॉप हो जाते हैं, फाइनली स्टॉप हो जाते हैं. तो फिर वो रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं. हैव यू नॉट सीन ए मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम. ऐसे आप देखे होंगे कि खेल की मैदान में फुटबॉल भी घूमते घूमते लास्ट में आकर स्टॉप हो जाता है. Why do we sleep when we step on a banana? We sleep when we step on a banana peel. एक बनाना पील अगर गिरा पड़ा है तो इसके ऊपर अगर हम गलती से पैर आ जाए तो फिर हम कैसे स्लीप कर जाते हैं. Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? तो फिर ऐसे हम क्यों स्लीप करते हैं? क्योंकि हम इम्बैलेंस हो जाते हैं. अच्छा, इम्बैलेंस हम क्यों होते हैं? क्योंकि दो फोर्स बैलेंस में नहीं आता है. एक ऊपर से नीचे की ओर काम करता है, एक नीचे से ऊपर की ओर काम करता है और दोनों में बैलेंस नहीं होता है. इसलिए हम स्टैंड बैलेंस्ड कंडीशन नहीं होने की, इक्विलिब्रियम नहीं होने के कारण हम स्लिप कर जाते हैं. इन दोनों में से एक फोर्स ज़्यादा हो जाता है. Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? एक स्मूथ और वेट फ्लोर में ऐसे हम ज़्यादातर फिसल जाते हैं. तो फिर ऐसा क्यों होता है. आपके फ्रेंड अगर फिसल गए तो आप जोर के हंसते हैं, है ना. ये तो याद होगा आपको. तो फिर ऐसा क्यों होता है, ये सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं. यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. ऐसे ही और बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं. अब हमको पता चलेगा ये सब कुछ और नहीं, बस फ्रिक्शन की वजह से ही ये सारे नाटक हो रहा है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन एक फोर्स है और ये किस दिशा में काम करता है और कहाँ कहाँ काम करता है और इसको कैसे घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है. तो फिर ये सारे बात डिस्कस करेंगे. एक्टिविटी 12.1. जेंटली पुश ए बुक ऑन ए टेबल. यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग आफ्टर सम डिस्टेंस. रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन. एक टेबल के ऊपर एक बुक रखिए और उसको आप मूव करवाइए. तो फिर कुछ आप उसे अगर प्रेस करेंगे, आप उसे अगर पुश करेंगे, कुछ दूर जाने के बाद वो फिर स्टॉप हो जाता है. अगर आप अपोजिट डायरेक्शन भी उसको पुश करेंगे, ऐसे ही वो कुछ देर आकर वहाँ पर स्टॉप हो जाता है. डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू. क्या आप अपोजिट डायरेक्शन में जब उसको पुश करने लगे तभी भी क्या वो स्टॉप हो गया. तो फिर कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आपके मन में कुछ सूझ रहा है. कैन वी से दैट ए फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग दिस मोशन. अरे हमको ऐसा लग रहा है ना कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से कुछ तो फोर्स उसको अपोज कर रहा है मोशन को. तो दिस अपोजिंग फोर्स फ्रॉम द अपोजिट साइड
दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अगर आप ऐसे मान लीजिए आप दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और आप कब स्टॉप होंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में आपके फ्रेंड आकर आपको पकड़ लिया या फिर आपको स्टॉप करने लगा, तो आप स्टॉप हो जाएंगे। तो आपके फ्रेंड आपको स्टॉप करते हुए तो हम देख पाते हैं, पर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये एक्ट कर रहा है, इसीलिए मूविंग थिंग स्टॉप हो रहा है। और ये वाला हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये एक्ट तो कर ही रहा है ना। तो फिर आइए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि यू saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right। तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। अगर आप फोर्स लेफ्ट की डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हैं तो ये राइट की डायरेक्शन से अप्लाई करता है। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द लेफ्ट डायरेक्शन। अगर आप राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन से एक्ट करता है, यानी कि हमेशा ऑपोजिट होता है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसका ऑपोजिट होता है। इन बोथ केसेस द फोर्स ओपोजेस द मोशन ऑफ द बुक। आप दोनों केस में देखिए कि आपकी मोशन को वो ओपोज कर रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ओपोजेस द अप्लाइड फोर्स। तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ओपोजेस द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रही हैं मोशन के लिए, हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको ओपोज करता है, यानी कि इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करता है। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। तो फिर ये कहाँ पर एक्ट करता है एक्चुअली? तो फिर ये जहाँ पर द फोर्स एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। टेबल के ऊपर अगर बुक को हम पुश कर रहे हैं तो जहाँ पर दोनों का कंटैक्ट हो रहा है, बुक का सरफेस और टेबल का सरफेस कंटैक्ट में आ रहे हैं, उसी प्लेस पर बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड सरफेस ऑफ द टेबल, उसी बीच वो एक्ट कर रहा है। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? लेट अस फाइंड आउट। क्या ये किसी भी प्रकार की सरफेस हो, क्या ये फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम होता है? नहीं, ये डिपेंड करता है इसका स्मूथनेस ऑफ सरफेस कैसे रहता है। तो फिर ये हम आगे देखते हैं एक्टिविटीज में। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन सा फैक्टर्स ये फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, यानी कि ऐसी कौन कौन सा चीज़ है जिसके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और कहाँ कहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ में हमको फ्रिक्शन चाहिए, तो फिर हम फ्रिक्शन को जो जहाँ से कम होता है उसको हटा देंगे, है ना। एक्टिविटी 12.2 टाई ए स्ट्रिंग अराउंड ए ब्रिक। एक ब्रिक के चारों ओर एक स्ट्रिंग को बांध दीजिए। पुल द ब्रिक बाय ए स्प्रिंग बैलेंस। और एक जैसे आपको फिगर 12.3 में दिखा गया है, एक ईंट लीजिए, उसको स्प्रिंग से, एक स्ट्रिंग से, धागा से बांध लीजिए और उसी धागे को आप स्प्रिंग बैलेंस से खींचिए। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। आपको थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। तो फिर आप इसको खींचने की कोशिश करेंगे, कुछ देर तो वो हिलेगा नहीं, फिर थोड़ी देर बाद ईंट खिसकने लगेगा। तो फिर आप नोट डाउन कीजिए, रीडिंग को नोट डाउन कीजिए, कौन सा रीडिंग पे वो ब्रिक खिसकना शुरू किया, मूव करना शुरू किया। इट गिव्स यू ए मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। यही देगा आपको मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जिस पॉइंट से वो ब्रिक मूव करना शुरू किया उसी का रीडिंग लीजिए, यानी कि आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता चल जाएगा। नाउ रब ए पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब आप ब्रिक के चारों ओर जो स्ट्रिंग बांधे थे, अब आप इसको पॉलीथीन अराउंड दे दीजिए एंड रिपीट द एक्टिविटीज। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस? इसके चारों ओर अगर हम एक पॉलीथीन दे देंगे तो ब्रिक के सरफेस जो था, पॉलीथीन के सरफेस वही नहीं रहेगा, सरफेस और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो फिर ऐसे में अगर सरफेस का कंडीशन चेंज हो गया तो फिर हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा। बैलेंस इन द
रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस। व्हाट माइट बी द रीजन, और इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, फॉर दिस डिफरेंस रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग ए पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप इसके चारों ओर पॉलीथीन को हटा के एक जूट बैग रैप कीजिए और फिर उसको खींचिए, तो फिर जूट बैग इन कंपेरिजन टू पॉलीथीन इतना स्मूथ नहीं होगा, उसका सरफेस रफ होगा। ये बार बार करने से हमको ये पता चल रहा है कि सरफेस स्मूथ होने से क्या असर हो रहा है और सरफेस रफ होने से क्या असर हो रहा है। तो फिर ये स्प्रिंग बैलेंस आखिर है क्या है? ये एक टाइप ऑफ बैलेंस है। ये एक डिवाइस, स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये हमको ये मेजर करता है कि कितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल। तो इसमें क्या क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस में जरूरी कि एक स्प्रिंग होता है जो कि उसके वहाँ पर अगर वजन डालेंगे, फोर्स देंगे, तो फिर वो स्ट्रेच होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल्ड स्प्रिंग व्हिच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट। अगर स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, यानी कि हम कुछ वजन अगर नीचे से झुलाएंगे तो फिर वो स्ट्रेच होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय ए पॉइंटर मूविंग ऑन ए गाइडेड स्केल। ये देखिए, ये एक स्केल के ऊपर उसका रीडिंग मूव करता है। जैसे ही हम नीचे कुछ वजन वेट झुलाएंगे तो फिर ये स्केल के ऊपर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय ए पॉइंटर मूविंग ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल। स्केल के ऊपर पॉइंटर मूव करेगा, जिस जगह रुकेगा उस चीज का वजन इतना होगा। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स देगा ये हमको। मैग्नीट्यूड मतलब होता है विदाउट यूनिट। अगर 12 kg हुआ तो फिर ये 12 हो गया मैग्नीट्यूड और kg हो गया यूनिट। ओके, तो यही होता है मैग्नीट्यूड, वो पर्टिकुलर उसी नंबर। यानी कि स्ट्रेंथ। एक्टिविटी 12.3 मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन ए स्मूथ। ये तो हमने देख लिया रफ कोर्स ये। तो अब हम सरफेस को थोड़ा इंक्लाइंड करेंगे, तो फिर मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन ए स्मूथ फ्लोर और ऑन ए टेबल। स्मूथ फ्लोर के ऊपर या फिर टेबल के ऊपर हम एक इंक्लाइन, यानी कि थोड़ा सा ढालो बोलते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। उसको कुछ एंगल में टेढ़ा करके हम रखेंगे एक सरफेस को। यू मे यूज ए वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स। तो ये हम कैसे बना सकते हैं? एक साइड में एक बोर्ड की एक साइड में ब्रिक या फिर बुक्स रख देंगे तो एक साइड ऊंचा एक साइड नीचा हो जाएगा और ये इंक्लाइंड सरफेस हो जाएगा। पुट ए मार्क विथ ए पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम ए मार्क करेंगे। नाउ लेट द पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो फिर अगले पेज में ये जो प्लेन सरफेस है तो फिर उसके ऊपर ए हम मार्क करेंगे और वहाँ से एक पेंसिल बैटरी को हम छोड़ देंगे, तो फिर वो कुछ दूर ऐसे रोल करके जाएगा और फिर कुछ डिस्टेंस के बाद वो रेस्ट हो जाएगा, कम टू रेस्ट हो जाएगा, यानी कि उसका मोशन स्टफ हो जाएगा। और हम ये डिस्टेंस को नोट करेंगे कि कितना डिस्टेंस जाकर वो रेस्ट पोजीशन में आ गया। नाउ स्प्रेड ए पीस ऑफ क्लॉथ। अब आप क्या करेंगे? उस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर एक पीस ऑफ क्लॉथ रख लेंगे, तो फिर उसका स्मूथनेस में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा? कवर द टेबल, मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ। और क्लॉथ को ऐसे रखना है जैसे उसमें कुछ भी रिंकल्स ना आए। ये है मार्क ए और ये है अब हम क्लॉथ ढकने के बाद। तो फिर मेक श्योर दैट नो रिंकल्स, ट्राई द एक्टिविटी अगेन। आप दोबारा ये एक्टिविटी कीजिए। ये क्लॉथ ढक रहा है और रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग ए थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल, मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। तो हमने 3 चीज़ किया। सेकंड कंडीशन में हमने एक कपड़ा को स्प्रेड कर दिया जिसमें कुछ रिंकल्स ना हो, और थर्ड केस में क्या किया? एक लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल हमने बिछा दिया। तो फिर उसका प्लान हमेशा एक जैसा नहीं रहा। 3 कंडीशंस उसको प्रोवाइड किए। तो फिर हम ये नोट करेंगे कि कितना दूर जाकर वो पेंसिल बैटरी स्टॉप होता है, और ये डिस्टेंस हम नोट करेंगे। इन व्हिच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम,
व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम? तो फिर क्योंकि तीनों टाइम उसको अलग अलग सरफेस मिला, इसीलिए तीनों टाइम द डिस्टेंस कवर्ड अलग अलग होगा, क्योंकि उसका सरफेस जो है वो सेम नहीं रहा, उसको अलग अलग सरफेस मिल रहा है। ट्राई टू रीजन व्हाई, डिस्कस द रीजन। तो फिर इसका आगे देखते हैं। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन व्हिच द सेल मूव्स? तो फिर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये जिस सरफेस के ऊपर वो मूव कर रहा है उसका नेचर के ऊपर, यानी कि कुछ स्मूथ होगा, कुछ कोर्स होगा। जैसे हमको बालू आ गया, सैंड आ गया, तो कोर्स हो जाएगा, उसका रुकावट और भी ज़्यादा हो जाएगा और वो ज़्यादा दूर मूव नहीं कर पाएगा। ये नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट? इसी हिसाब से उसका जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकता था इतना डिस्टेंस वो नहीं मूव कर पाएगा। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये फ्रिक्शन होता कैसे है, ये कैसे पैदा होता है? इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेस। जिन टू सरफेस के कंटैक्ट, जो टू सरफेस कंटैक्ट में आ रहे हैं उनमें जो उबड़ खाबड़ है, इरेगुलरिटीज है, उसी से ही ये फ्रिक्शन कॉज होता है, शुरू पैदा होता है। इवन दो सरफेसेस which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। जो सरफेसेस बहुत स्मूथ भी दिखाई देता है उसमें भी बहुत सारे ऐसे इरेगुलरिटीज होता है, यानी कि उबड़ खबड़ होता है। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। वो दोनों सरफेस की इरेगुलरिटीज एक दूसरे के साथ लॉक कर लेते हैं। तो फिर लॉक हो जाएगा तो मोशन अरेस्ट हो जाएगा, उसका मोशन आगे नहीं हो पाएगा। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। वो इंटरलॉक होके बंद पड़ जाते हैं। अगर हमें मोशन चाहिए तो फिर उसका फोर्स वो इंटरलॉकिंग पावर से और भी ज़्यादा फोर्स होना चाहिए, तभी जाकर वो मूव करेगा। ऑन रफ सरफेसेस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। अगर सरफेस लार्ज होगा तो ये इरेगुलरिटीज और भी ज़्यादा होगा, लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज रहेगा। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ ए रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। अगर रफ सरफेस होगा, इरेगुलरिटीज जो कि हमने पहले बता चुका कि उबड़ खाबड़ ज़्यादा होगा और ऐसे में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और भी ग्रेटर होगा। ये बात आप याद रखिए, रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज ज़्यादा होगा, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces। तो फ्रिक्शन कैसे शुरू होता है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से पैदा होता है? ये इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी इन द टू सरफेसेस। दोनों सरफेस में जो उबड़ खाबड़ है वो दोनों आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं और आगे वो चीज़ को बढ़ने ही नहीं देते। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। अगर दो सरफेसेस को हम ज़्यादा जोर से प्रेस करके रखेंगे तो उनका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका फोर्स, इनका एरिया ऑफ कंटैक्ट जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना ही ज़्यादा होगा। अगर दो चीज़ को हम प्रेस करेंगे तो फिर उनका ज़्यादा पार्ट ईच अदर के कंटैक्ट में आएगा, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग ए मैट when nobody is sitting on it and when a person sitting on it। अगर ये मैट में आप खाली मैट पड़ा है उसको खींचेंगे जितना आपको फोर्स चाहिए, अगर कोई उसके ऊपर बैठा है तो फिर वो ज़्यादा प्रेस होकर है तो फिर उसमें आपको फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और भी ज़्यादा महसूस होगा और खींचने में ऐसे ही दिक्कत होगा। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड ए हेवी बॉक्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। आप याद कीजिए लास्ट टाइम अगर एक हेवी बॉक्स को हम मूव करवाते हैं तो फिर ज़्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसीलिए हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट दिस एक्सपीरियंस नाउ। इट इज ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट टू मूव इट व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन। इफ़ यू हैव नो, अगर आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप एक रेस्ट पोजीशन के बॉक्स को मूव करना शुरू कीजिए और एक मूविंग बॉक्स को आप मूव करना शुरू कीजिए।
तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज ए मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर एक चीज स्टॉप में है, बिल्कुल रेस्ट में है, और उसको आप मूव करवा रहे हैं, तो आपको जितना फोर्स लगेगा, एक चीज ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उसको मूव कराने में आपको उससे कम लगेगा। ये हम आगे जाकर पढ़ते हैं। अगर एक स्टॉप में है और उसको हम मोशन में ला रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जो फोर्स हमें चाहिए, जिस पॉइंट में वो मूव करना शुरू हो जाएगा, उसी पॉइंट, उसी फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फिर इसके लिए डेफिनेशन क्या है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज ए मेजर ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड, हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहेंगे? हमारे यहाँ 3 फ्रिक्शन के बारे में बेसिकली कहा गया है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आगे जाकर पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे बड़ा फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है? वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। किसी भी चीज़ को रेस्ट से उसको मोशन को लाना, इसमें हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और तो फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, आइए देखते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज ए मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक चीज़ ऑलरेडी एक मोशन में है और उसको उसी स्पीड मेंटेन करने के लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो फिर ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है हमेशा। ओके, सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आगे जाकर हम देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन के साथ क्या रिलेशन है। When the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction. ये हम देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों है। क्योंकि जब एक चीज़, एक बॉक्स हुआ, स्टार्ट स्लाइडिंग, मूव करना शुरू कर देता है, तो क्या होता है? द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द सर्फेस डू नॉट गेट एनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द अदर फ्लोर। तो फिर 2 फ्लोर के बीच जो कॉन्टैक्ट है वो इंटरलॉक करने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता। जबकि वो स्टैटिक कंडीशन में होते हैं तो वो पूरा इंटरलॉक करके ही रहे हुए होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है उसको ओवरकम करने के लिए। तो स्लाइडिंग में वो दोनों इंटरलॉक करने के लिए दोनों सरफेस में और टाइम नहीं मिलता। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड यू फाइंड इट somewhat easier to move the box already in motion than to get it started. किसी भी चीज़ को रेस्ट पोजीशन से मोशन में लाने का ज़्यादा हमको फोर्स चाहिए इन कंपेरिजन टू किसी चीज़ अगर मोशन में है तो फिर उसी स्पीड मेंटेन करने के लिए। ओके, विद दिस we finish our first part of the chapter. With this, we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.